और आइए आज शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। चारों तरफ हो हल्ला है कि आबादी बम को आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे डिफ्यूज करेंगे। आज की बड़ी खबर है कि आबादी बम को डिफ्यूज करने की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी देख रहे हैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और इसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ती रही तो एक अकेले मुल्क बन जाएगा उत्तर प्रदेश। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की असली हालत क्या है। बाकी राज्यों से आप मुकाबला करेंगे तो आप खुद डर जाएंगे। देखिए जरा, अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत क्यों है। इसको समझने के लिए आपको पहले कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा क्योंकि इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। जरा ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश की मौजूदा आबादी लगभग 24 करोड़ के आसपास है। 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की जो मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र की मौजूदा आबादी लगभग 13 करोड़ के करीब है। यानी उत्तर प्रदेश 24 करोड़ और महाराष्ट्र बड़ा मुल्क 13 करोड़ आबादी है। वही बिहार की आबादी है 13 करोड़ यानी महाराष्ट्र के आसपास है। और मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 9 करोड़ यानी महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से बेहतर है। हालांकि यूपी का क्षेत्रफल भी ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद आबादी का यह आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि दूसरे राज्य उसके आसपास भी नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश की हकीकत जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश की बाकी राज्यों के मुकाबले तुलना मैंने की है यानी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्यों में आगे नहीं है, दुनिया के कई मुल्क उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से कहीं पीछे, यानी दुनिया में उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना कर लीजिए। देखिए जरा, भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है। लेकिन अब जरा कुछ बड़े देशों की जनसंख्या पर एक नजर डालिए और ध्यान से, और फिर उससे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तुलना कीजिए। देखिए आपके सामने यूपी 24 करोड़। आपको पता चल जाएगा कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी क्यों है। ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ जैसा हमने आपको पहले बताया। इसके बाद दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की आबादी देखिए 33 करोड़ आबादी अमेरिका की है और अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़। सुपर पावर अमेरिका जो है उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के आसपास है। यानी तुलना करें दोनों में तो ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 9 करोड़ आबादी ज्यादा है अमेरिका की। ऐसे ही यूपी की आबादी बढ़ती रही तो अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएगा आबादी में। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आबादी देखिए कितनी है, 23 करोड़। यानी पाकिस्तान 23 करोड़ और यूपी 24 करोड़। यूपी की आबादी पाकिस्तान से भी 1 करोड़ ज्यादा है। पाकिस्तान एक पूरे मुल्क की आबादी आप समझिए इतनी ज्यादा। और देखिए जरा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, दुबई के नाम से भी आप इसे जानते हैं, दुबई भी इसका एक हिस्सा है। पूरे यूएई की आबादी है 10 करोड़ और यूपी की आबादी 24 करोड़। यानी बड़े बड़े देश अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। अब आप बखूबी अंदाजा लगाइए कि यूपी में कितनी जरूरत है ऐसे कानून की जो आबादी पर लगाम लगाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अब तैयारी कर ली है यूपी के आबादी बम को डिफ्यूज करने की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी का प्लान जनसंख्या नियंत्रण। यूपी में 2 बच्चे ही अच्छे। आबादी बम को डिफ्यूज करेंगे योगी। हम दो हमारे दो का सरकारी नौकरी नारा अब योगी राज में कानूनी शक्ल लेने वाला है। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी का आदेश आने वाला है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बम के विस्फोट को रोकने के लिए कर्मयोगी ने कमर कस ली है। सीएम योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने में जुट गया है। अगले 2 महीने में विधि आयोग योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगा। जानकारी के मुताबिक अब अगर उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उस परिवार के लिए सरकारी योजनाओं के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 2 से ज्यादा बच्चों वाला परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएगा। जनसंख्या को काबू करने का मन मुख्यमंत्री योगी बना चुके हैं और जल्द ही उसे अमली जामा पहना लिया जाएगा। तो योगी का हथौड़ा चलने वाला है। आइए आपको बताते हैं इस कानून में क्या क्या होगा। यूपी के लोग खासतौर पर देख लें और यह कानून पूरे देश में जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। हम दो हमारे दो की नीति पर यह कानून होगा, यानी पति पत्नी और 2 बच्चे।
2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सुविधाओं में कटौती हो जाएगी, सबसे पहली चीज ये होगी। इसके साथ ही सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आपको बताएं, इसको मूव करेंगे जल्दी से, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, यह भी इसमें लिखा हुआ था। और चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है, यानी सरकारी नौकरी से वंचित होंगे और फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, जिनके ऊपर यह कानून लागू होगा वो क्या कह रहे हैं, उन्हें जरा सुनिए। बिल आया है, इसके लिए हम असम और उत्तर प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बिल का और इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और असम सरकार जो ये 2 बच्चों से अत्यधिक पैदा करने वालों पर एक कानून लाई है, अध्यादेश लाने की तैयारी है, इसमें मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उत्तर प्रदेश और आसाम अब पाकिस्तान बनने से बचेगा। हमारे देश के सभी युवाओं को एक बराबरी का भाव होगा और सभी नौकरियों पे हम लोगों को इनका वो नहीं मिल पाता है। ये अल्पसंख्यक कोटा लेकर अपना एक फ़ायदा लाभ उठाते हैं, इसलिए इससे हमें संभाव की व्यवस्था मिलेगी। समाज के अंदर युवाओं में हर चीज़ को लेकर एक नया ऊर्जा वातावरण तैयार होगा और लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा। जनसंख्या नियंत्रण के विषय में यूपी सरकार और असम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल के आने से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो इस कानून के आने से बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन बुनियादी मैं आपको बताता हूं कि जनसंख्या बम से नुकसान क्या होता है। देखिए जनसंख्या बम से नुकसान क्या है, इसे लोग अलग अलग तरह से लेते हैं। देखिए जरा अस्पताल की तस्वीर है, एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हैं। ये देखिए लाइन लगी, एक बिस्तर पर लाइन लगी। अस्पतालों की हालत ये होती है जब जनसंख्या बम विस्फोट होता है, ये अस्पताल की हालत हो जाती है। देखिए लाइन से लोग लेटे हुए। दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, स्कूल में, यानी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलता, स्कूल में देखिए, स्कूल में एडमिशन के लिए लंबी कतारें हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे। ये देखिए लाइन देखिए जरा, एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगी है। क्यों लगी है? ये देखिए एडमिशन के लिए ये भीड़ है। ये सवाल यही है कि नौकरी के लिए देखिए लाइन है, नौकरी के लिए लंबी लाइनें, जनसंख्या ज्यादा होगी तो इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और आपको दिखाएं बस के लिए, देखिए यानी आप बस में सीट मिलने के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। यह स्थिति होती है जब जनसंख्या ज्यादा होती है, यानी ये हमारे और आपके लिए ही कानून होगा और इससे हमें और आपको ही सुविधा मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं यूपी की हालत क्या है। यूपी में आमदनी 98 है, 98 से भी कम है और खर्चा रुपया है, यह एक बड़ी वजह है। आइए आपको बताएं, सीएम योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा यानी कि खाका तैयार करने में जुट गया है। लेकिन सवाल ये, आपने तो समझ लिया कि कैसे सड़कों से लेकर बसों और नौकरियों के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं, इससे आम लोगों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन सरकार को उससे भी ज्यादा नुकसान होता है। और सरकार को होने वाला नुकसान सीधे आप और हम तक पहुंचता है। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी की हालत क्या है। देखिए जरा, यूपी सरकार ने 2020-21 में सिर्फ अप्रैल महीने में वेतन और पेंशन के तौर पर 12,000 करोड़ रुपए दिए। सिर्फ वेतन और पेंशन में ये 12,000 करोड़ 16 लाख लोग तक पहुंचे। लेकिन इस दौरान टैक्स के जरिए यूपी सरकार ने कमाई कितनी की? सिर्फ 2,000 करोड़, यानी 2,000 करोड़ कमाई और 6 गुना ज्यादा सिर्फ तनख्वाह यानी वेतन और पेंशन में चला गया। यानी योगी सरकार ने जो वेतन दिया उसमें से 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपने खजाने से दिए। यानी आमदनी तो सरकार की 98 भी नहीं है, लेकिन खर्चा रुपये से ज्यादा है। बताने का मकसद है कि यह है कि जब सरकार के पास पैसा उतना नहीं आ रहा और आबादी लगातार बढ़ रही है तो खर्चे पूरे कैसे होंगे? बड़ी बात यही है। आइए आपको सुनवाते हैं, यह कानून अभी आने में वक्त है, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त है। सुनिए जरा। राज्य विधि आयोग ने अभी इस विषय पर अपना चिंतन मंथन और अध्ययन शुरू कर दिया है। हम अन्य राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ तक कि अन्य देशों के भी कानूनों का अध्ययन करेंगे और हम ये रिपोर्ट लगभग 2 महीने में राज्य सरकार को सौंप देंगे। जो भी प्रारूप बन करके आएगा, हमारा मानना ये है कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी सब्सिडी है, वो केवल उन लोगों को उपलब्ध हो जो लोग इस
परिवार नियोजन को लागू करते हैं। अब चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। जो जनसंख्या कंट्रोल बिल लेके आ रही है उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, और देश के प्रधानमंत्री को ये मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर बहुत जल्द इस कानून को पारित किया जाए। इसलिए सरकार को ये कानून जल्दी लाना चाहिए ताकि देश के अंदर गरीबी खत्म हो और लोगों को पढ़ाई लिखाई अच्छी मिल सके। जाहिर है कि जो सरकारी नीतियां हैं वो जब पहले ही से लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो इस तरीके की फजूल गुफ्तगू करना और फिर से वही जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर बहस करना सिर्फ और सिर्फ आवाम के जहन को भटकाने की कोशिश करना है। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है जहां ये पाबंदियां लगने जा रही हैं, इससे पहले देश के और राज्य भी हैं, उन्हें भी देख लीजिए, वहां पहले से पाबंदी है। बेवजह हल्ला और हंगामा हो रहा है योगी के नाम पर। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां जनसंख्या को काबू करने के लिए कानून बनाने की कवायद की जा रही। उत्तर प्रदेश से पहले दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कानून बन चुके हैं, बाकायदा लागू हो चुके हैं और उनका पालन भी हो रहा है। राजस्थान में जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही कानून है जहां 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तेलंगाना में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो अब आप स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव, नगर पालिका जैसे चुनाव या फिर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। असम में हाल फिलहाल में ही इस तरह का कानून बना है। असम में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी तो आपको मिल ही नहीं सकती है, साथ ही आप कोई भी स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गुजरात में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में ना तो आप स्थानीय चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही सरकारी नौकरी के आप हकदार रहते हैं। और अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उड़ीसा में स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। उत्तराखंड में नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिहार में नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी ये पाबंदियां पहले से लागू हैं बहुत से राज्य में। आइए अब आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ का जनसंख्या बम पर यह हंटर पहला ऐसा फैसला नहीं है। इससे पहले भी योगी इस तरह के बड़े कानून लेकर आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हुए तब से वो लगातार सिस्टम सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की उनकी मुहिम जारी है। इसलिए योगी लगातार अलग अलग कानून लाकर या उनमें बदलाव कर सूबे के हालात बेहतर बना रहे हैं। सबसे पहले योगी लव जिहाद लेकर आए। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून के जरिए ऐसे लोगों पर नकेल कसी जो शादी के लिए धर्म बदल लेते थे या फिर उन्हें मजबूरन दबाव डालकर धर्म बदलवाया जाता था। योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानून लाई जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। योगी दूसरा कानून जो लाए, गोवध अधिनियम। इसके बाद गोवध अधिनियम पर भी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक 2020 के जरिए इस कानून में संशोधन किया और गो हत्या कानून को सख्त बनाया। सरकार ने गोहत्या पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया और गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसके अलावा अवैध बूचड़खाने पर योगी ने रोक लगाई। आपको बता दें कि बूचड़खाना उस जगह को माना जाता है जहां हर रोज 10 से ज्यादा जानवर काटे जाते हैं। कानून के मुताबिक बूचड़खाने ऐसी जगह होने चाहिए जहां पानी, बिजली और रोशनी की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारी का होना जरूरी है। खून और बाकी गंदगी किसी नाले में न बहे, इसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कानून के मुताबिक सबसे ज्यादा जरूरी है राज्य सरकार बूचड़खाने या फिर स्लॉटर हाउस का लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा योगी ने एक और बड़ा हथौड़ा चलाया, हिंसक भीड़ रोकने का कानून। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रदर्शनों और धरनों में बढ़ोतरी हुई। प्रदर्शनों के दौरान अचानक भीड़ हिंसक भी हो गई और इससे न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जिंदगी तक चली गई। जिसके बाद योगी सरकार ने बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उन्मादी भीड़ पर काबू पाने के लिए अलग अलग तरह के कानूनों में संशोधन किया और
पुलिस को ज्यादा पावर दी गई, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। तोड़फोड़ की भरपाई, हड़ताल, दंगे, विरोध प्रदर्शन, रैली की आड़ में हिंसा करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कानून बनाया है। लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 के तहत सरकार संपत्ति का नुकसान होने पर उन लोगों से वसूली की जाती है, सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो उस दंगे या प्रदर्शन में शामिल रहे हों। इसके अलावा एक और बड़ा काम योगी ने किया कि विवाह का रजिस्ट्रेशन। राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर के निर्देश पर इस कानून का मसौदा तैयार किया था और कानून के मुताबिक शादी के 1 महीने के अंदर अंदर विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी किया गया, लेकिन ऐसा न करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये योगी के अब तक बड़े काम है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि योगी जनसंख्या बम पर काबू करने के लिए कानून ला रहे हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ऐसे कानून की जरूरत है। क्यों, आइए आपको बताता हूं। देखिए जरा क्यों। वजह साहब के सामने है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, इसी अनुपात में पूरे देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है। यूपी की बात कर ली, लेकिन अब बात देश की यानी भारत की जनसंख्या की। जिस तरह यूपी की जनसंख्या बढ़ी, उसी तरह भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि चीन का 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत की आबादी है 137 करोड़, जबकि चीन की आबादी है 141 करोड़। हालांकि आबादी के मामले में चीन हमसे आगे है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से 2027 में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा और भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। चीन हमारे अनुपात में क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है। अब आप समझ सकते हैं हमारी आबादी का और चीन की आबादी में फर्क क्या है। हम 2027 तक दुनिया में आबादी में नंबर 1 हो जाएंगे। इसलिए यूपी का जो ये कानून है जो बनने वाला है, ये सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश के लिए ऐसे कानून की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और अब मोदी को हराने का प्लान तैयार हो रहा है। जी हां, 2024 में मोदी को हराने का प्लान, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त दी जाए। शरद पवार और प्रशांत किशोर एक बार फिर से मिले हैं। बड़ी बात यह है, और सिर्फ 10 दिन में दूसरी बार दोनों की मुलाकात हुई है कि आखिर चाणक्य और राजनीति के पुरोधा माने जाने वाले शरद पवार क्यों मिले, जरा देखिए। 2024 चुनाव को लेकर विपक्ष की तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो गई। दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद एक बार फिर अटकलें तेज हो गई। शरद पवार और प्रशांत किशोर में करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। 10 दिन पहले भी मुंबई में प्रशांत किशोर ने शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक्स में मुलाकात की थी। यह मुलाकात 3 घंटे तक चली थी। इसके बाद से ही अटकलें लगने लगी कि मोदी के खिलाफ, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक नए मोर्चे की तैयारी हो रही है। कल शरद पवार ने एक बहुत अहम बैठक बुलाई है, जिसमें 2024 चुनाव को लेकर मंथन हो सकता है। दरअसल ये बिखरे विपक्षी कुनबे को एकजुट करने की कोशिश है ताकि सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। इससे पहले 11 जून को मुंबई में प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात की थी। तो आप बखूबी समझ रहे हैं। आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कल जो मुलाकात हो रही है वो कहां हो रही है। बहुत बड़ी मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घेरेबंदी की तैयारी है। देखिए जरा, ये है शरद पवार का दिल्ली आवास, और इसी आवास पर जब शरद पवार मौजूद रहते हैं, जब दिल्ली होते हैं, अभी भी शरद पवार इसी आवास पर हैं। यही मुलाकात होगी बाकी नेताओं की। आइए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष की तरफ से मोदी को घेरने के लिए कौन कौन एक साथ आने वाला है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए जरा, ये मोदी के खिलाफ जो मोर्चेबंदी है, इसमें कौन कौन से नेता आ रहे हैं सामने। देखिए जरा, शरद पवार, राहुल गांधी और इसके अलावा ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे। क्या ये उस तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे? इसके अलावा और कौन से नेता आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव भी क्या इस तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे? आइए आपको बताते हैं ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे। शरद पवार के घर पर बैठक हो रही है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पवार साहब ने देश के कुछ नेताओं की, बुद्धिजीवियों की
पत्रकार, लॉ फैकल्टी के लोग और पूर्व चुनाव आयोग के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस बैठक में देश की आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक, राजनीतिक सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। और आइए अब आपको बताते हैं इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होने वाले। वो चेहरों को देख लीजिए जरा, कौन कौन से जो कल शरद पवार के घर पर नेता मिलने वाले हैं। देखिए जरा, यशवंत सिन्हा पहुंचेंगे शरद पवार के घर, पवन वर्मा पहुंचेंगे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, ये पहुंचने वाले शरद पवार के घर, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला और केटीएस तुलसी, ये वो चेहरे हैं जो कल मिलने वाले शरद पवार के घर। माजिद मेमन, संजय झा और सुधींद्र कुलकर्णी, ये सब मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ दरअसल तैयारी है 2024 में एक साथ आने की। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये है कि इस पूरी मुलाकात में क्या कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को किनारे लगा दिया गया? तीसरे मोर्चा जो होगा क्या ये गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी होगा? आपको बताता हूं, दरअसल इस बैठक में सभी विपक्षी दलों को न्योता दिए जाने की खबर है, लेकिन कांग्रेस को साफ संकेत भी हैं। विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है और इसी वजह से प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात के बाद तीसरे मोर्चे की हलचल तेज है। हालांकि तीसरे मोर्चे में इससे पहले भी काफी मेहनत की जा चुकी है, लेकिन ज्यादा दिग्गजों की वजह से यह आइडिया जनता को पसंद नहीं आया। अब पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता की जीत के बाद ममता के साथ प्रशांत किशोर इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुट गए और एक एक दल को जोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, या मैं कहूं ममता के चाणक्य कर रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस के 2024 में वापसी के मंसूबों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। विपक्षी दलों के नेता कल शाम मुलाकात करने वाले शरद पवार से मिलेंगे। पवार और पीके के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी इस मुहिम में जुटे हुए। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं, तो यशवंत सिन्हा का भी बड़ा रोल है। आइए आपको बताते हैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि भानुमति का कुनबा एकजुट हो रहा है, तो इसमें चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा क्या कौन होगा? पूरा देश हर बार हर चुनाव में विपक्ष और तीसरे मोर्चे से यही जानना चाहता है। आइए आपको बताते हैं, अब सवाल यह है कि क्या मोदी के सामने 2024 में ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनेंगी? दरअसल बंगाल में जिस तरह से ममता ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की है, इससे उनका कद बढ़ गया है और इसी वजह से विपक्षी नेताओं का एक धड़ा ममता को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है और इसी वजह से ममता के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि ममता इस मोर्चे को लीड करेंगी और शरद पवार इस तीसरे मोर्चे के संयोजक बन सकते हैं। और कभी बीजेपी में रहे यशवंत सिन्हा मोदी के खिलाफ यह मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसको लेकर यशवंत सिन्हा ने राष्ट्र मंच की भी स्थापना की है। यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इसका मकसद शुद्ध राजनीतिक है। बंगाल चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए थे, टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं और अब बंगाल चुनाव में ममता की जीत के बाद ममता को बंगाल से दिल्ली की सियासत का मजबूत खिलाड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए ये पूरी बिसात बिछा रहे हैं यशवंत सिन्हा। आइए, दूर जाने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी आपको इल्म होगा 2019 में भी ये सारे नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट हुए थे और उसका नतीजा क्या निकला वो आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, पुराने पन्ने पलटिए और 2019 नतीजों की शक्लो सूरत देखिए जरा। 2019 में एनडीए को 353 सीटें मिली थी, अकेले बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, यूपीए सिर्फ 92 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में आई थी 98 सीटें, यानी यूपीए से ज्यादा सीट तो अन्य के खाते में थी और कुल 543 सीटों में से। तो यह हकीकत है जो चुनाव में नतीजे देखने को मिले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत भी बेहद दिलचस्प हो चली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं
उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछले दिनों इनकी मुलाकात हुई। यहां आप अजित पवार को भी बैठा देख रहे हैं। इस मुलाकात और इस तस्वीर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत और दिलचस्प हो गई। हो हल्ला और हंगामा शुरू हो गया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कांग्रेस ये कहने लगी कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनना है महाराष्ट्र का। कांग्रेस ये कहने लगी कि अब हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। क्यों? क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव की तस्वीर आने के बाद यह भूचाल आ गया? देखिए जरा, आपको बताते हैं कि शिवसेना ने अब मुखपत्र जो उनका है सामना, उसमें क्या लिखा है और कैसे कांग्रेस पर हमला किया है। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि शिवसेना कांग्रेस खुले तौर पर हमलावर हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सामना में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर शिवसेना ने जोरदार तंज कसा है। सामना में लिखा है कि किसी की आकांक्षाएं गलत नहीं होती, लेकिन पैरों की जमीन जरूर जांच लेनी चाहिए। यानी शिवसेना ने यह बात कांग्रेस के लिए लिखी है कि बेशक महत्वाकांक्षा और आकांक्षाएं रखिए, लेकिन पैरों के नीचे जो जमीन है उसे जरूर भांप लीजिए। सामना में कांग्रेस को लेकर लिखा है कि चुनाव से पहले अकेले जाने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनता माफ नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं ऐसों को जूते पड़ेंगे। आइए अब आपको बताते हैं, इस दिलचस्प हो चुकी सियासत में अब बीजेपी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी नेता राम कदम क्या कह रहे हैं और संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज सामना में तो यह कह दिया कि वे अपनी औकात शब्द का उपयोग नहीं है, पर जिस प्रकार की भाषा है वह भाषा दर्शाती है कि शिवसेना कांग्रेस को अपनी औकात दिखा रही है। महाविकास आघाड़ी में जो 3 प्रमुख दल शामिल है, कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना तो है, हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में दरार डालने की कितनी भी कोशिश हो, कामयाब नहीं होगी। तो ये लड़ाई यहीं थम नहीं रही है। कांग्रेस और शिवसेना में आपस में खींचतान मची है। इस बीच शिवसेना के एक विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी का दामन थाम लो। जी हां, आपको दिखाते हैं, बीजेपी हमलावर हो गई है। हालांकि संजय राउत अभी भी सब कुछ सही होने की बात कर रहे हैं, उधर शिवसेना के बीजेपी के साथ जाने की बात होने लगी है। शिवसेना के एक विधायक हैं प्रताप सरनाईक, उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है एनसीपी और कांग्रेस अपना अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। एनसीपी शिवसेना के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। मुझे उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व में विश्वास है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी पार्टी को, यानी कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को कमजोर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के करीब आते हैं तो और बेहतर होगा अगर हम एक और बार साथ फिर से आ जाएं, तो यह पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह प्रताप सरनाईक की चिट्ठी है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रताप सरनाईक की इस चिट्ठी पर शिवसेना के नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। प्रताप सरनाईक शिवसेना के वरिष्ठ विधायक हैं। प्रताप सरनाईक और उनका पूरा परिवार आज बहुत ही तकलीफ में है, आपको मालूम है। लेकिन इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, पूरा ठाकरे परिवार, हमारी पूरी शिवसेना परिवार प्रताप सरनाईक के साथ खड़ी है, उनके पीछे खड़ी है, और जो भी हम उनको मदद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो आगे देखिए महाराष्ट्र की सियासत में क्या होता है। आइए बात पंजाब की करते हैं। पंजाब की राजनीति में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्या आपके हो जाएंगे सिद्धू, अब ये अटकलें लगने लगी हैं, क्योंकि पंजाब में रोज एक नई चीज सामने आ जाती है, नया खींचतान सामने आ जाता है। आइए अब आपको हम आगे बढ़े, उससे पहले आपको सुनवाते हैं। सुनिए जरा, पूरी सियासत आपको समझ में आ जाएगी। सिद्धू कैसे कैप्टन पर निशाना साध रहे हैं, यानी अपने मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल कैसे सिद्धू को लुभा रहे हैं, सुनिए जरा। जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा,
कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। आम आदमी पार्टी का सीएम ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरे पंजाब को मान होगा, पूरे पंजाब को उसका गर्व होगा, और जो सीएम होगा वो सिख समाज से होगा। मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं। तो आपने सुना केजरीवाल कह रहे हैं ठीक चुनाव से पहले कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत सीनियर नेता हैं, वो उनका सम्मान करते हैं। ऐसा ही सम्मान आपको याद होगा जब पंजाब में चुनाव थे, उससे पहले भी यही सम्मान नजर आया था जब सिद्धू ने बीजेपी छोड़ी और डील दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ चल रही थी, तब इस तरह से हाथ मिल रहे थे। ये बात अलग है कि दिल मिल नहीं पाए, दिल कांग्रेस से मिल गया। एक बार फिर से चुनाव की हवा है, तो अब सवाल ये है कि इस बार कहां जाकर ये दिल मिलता है। आइए अब आपको बताता हूं कि क्योंकि सिद्धू कैप्टन को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। देखिए जरा, जो तस्वीर आपने देखी वो पुरानी थी, लेकिन इन दिनों जो पंजाब कांग्रेस में चल रहा है वो तस्दीक कर रहा है कि एक बार फिर ऐसा ही नजारा सामने आ सकता है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन सरकार पर सवाल उठाया है। इस बार सिद्धू ने निशाना साधते हुए कहा है कि जब सिस्टम ने बदलने से इनकार कर दिया तो मैंने सिस्टम को ठुकरा दिया। कौन है ये सिस्टम, आप खुद समझ सकते हैं। मेरा मकसद जनता को सत्ता दिलाना है। मुझे मंत्री पद तक का ऑफर दिया गया, लेकिन मेरे लिए जनता सबसे ऊपर है, सिद्धू अपने अंदाज में कह रहे हैं। तो सिद्धू हमलावर हो गए हैं। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में मौजूद हैं और कल वो सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। संभव है कि इस मुलाकात के दौरान सिद्धू के बवाल को लेकर ही चर्चा की जाएगी। तो यानी कल इस मुलाकात में सिद्धू पर चर्चा होगी, सवाल यह है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगा की। कैसे योगा पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है, तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योगा दिवस की तस्वीर है। बेशक ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन सवाल यह है क्या इस योगा में भी धर्म खोजा जा सकता है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ना हिंदू ना मुसलमान, हर धर्म के लोग इसे योगा कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को आप देख रहे हैं योग कर रही हैं, यानी किसी मजहब को कोई दिक्कत नहीं है योग करने में। लेकिन जब किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर कांग्रेस को तो और ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए कांग्रेस ने इस योग में भी हिंदू मुसलमान खोज लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया, आइए आपको वो दिखाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, देखिए, मुसलमान औरतों को कोई परहेज नहीं था योग से। मनु सिंघवी क्या लिख रहे हैं, ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इतने साल से योग दिवस मन रहा है, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है कि आखिर कोई आपत्ति क्यों नहीं कर रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, किसी को आपत्ति नहीं। खुद मुस्लिम युवाओं, मुस्लिम महिलाओं को सुनिए कि उन्हें भी योग से कोई आपत्ति नहीं। सुनिए जरा। मेरा ये मानना है योग को हमारे मुल्क के कल्चर के एतबार से देखना चाहिए, ट्रेडिशन के एतबार से देखना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके के धार्मिक श्लोक को दाखिल करना, उसमें ओम के उच्चार को लाजमी करार देना या उससे ये कहना कि उस ओम के उच्चार से योग में बड़ा इजाफा होता है या योग और बेहतर तरीके से हो जाता है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी न किसी तरीके से आपको एक पार्टिकुलर समाज के लिए योग को ख़ास करार देती हैं। योग को एक ट्रेडिशन के तौर पर जब आप लेंगे तो उसमें हर मजहब का आदमी योग को योग की तरीके से लेगा। वो अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी सेहत के हिफाजत के लिए योग करेगा। तो सोचिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, लेकिन सियासत इसमें भी धर्म खोज रही है। आपको दिखाते हैं, विदेश में भी लोग योग कर रहे हैं। ये देखिए, विदेश से तस्वीरें आई हैं, वहां भी लोग योगा कर रहे हैं योग दिवस पर। ये तस्वीरें, यानी योग ने सारी सरहदें तोड़ दी हैं, सारी बाउंड्रीज तोड़ दी हैं। लेकिन देश की सियासत दरअसल मजबूर है, उसे वोट के लिए हर जगह हिंदू मुसलमान खोजना है, वरना उसे हर चुनाव में वोट कौन देगा। आखिर बांटेंगे नहीं तो कैसे वोट हासिल करेंगे। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।